हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी मित्रों का JPRS क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं शिक्षा से संबंधित जो राजस्थान सरकार ने विद्या संबल योजना चलाई है उसके संबंध में हम क्या क्या दिशा निर्देश हमारे जो राजस्थान गवर्नमेंट ने दिए हैं उनके बारे में आज अपन थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे कि जो जैसे अलग अलग स्टेटों में, जैसे हरियाणा में गेस्ट फैकल्टी में जो विद्यार्थी मित्र के रूप में टीचर्स लगा रखे हैं, इसी हिसाब से देखें तो दिल्ली में बहुत साल पहले से गेस्ट टीचर्स यानी विद्यार्थी मित्रों का पद सृजित किया जाता है। उसमें होता क्या है कि जो खाली पद होते हैं, खाली पद पर कोई भी शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है और वह उस पद के लिए अर्हता रखता है, वो उस पद के लिए योग्यता रखता है, तो उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो यहाँ भी हमारे राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत एवं शिक्षा मंत्री जी माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक योजना का जो शुभारंभ करने जा रहे हैं वो है विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना के संबंध में जो भी दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया है, जो गाइडलाइन है, उसके संबंध में आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि आज जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो है बेरोजगार की। बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए वो कोई भी भर्ती है वो लेट हो जाती है, तो उसके जगह में राजस्थान सरकार ने एक अच्छी पहल की है। वो की है कि अस्थायी आप नौकरी कर सकते हो और जब भी वो सरकारी पद सृजित कर दिया जाता है और वहाँ पर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाता है तो आपका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इसकी गाइडलाइन में कुछ इसी संबंधित अपन कुछ तथ्यों की बात करेंगे, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स अपन देखेंगे। तो देखो, जो राजस्थान सरकार ने 31 मार्च को जो गाइडलाइन 2021 को जो गाइडलाइन जारी की है उसमें बताया है कि राजस्थान सरकार वित्त विभाग, इसमें सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पृष्ठ संख्या 6 के भाग 2, वित्त एवं साविलेनी 2021 दिनांक 30/3/2021 यानी 30 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें क्या किया गया कि विभिन्न भागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, जो आपके कॉलेज हैं, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के विषय के लिए विशेषज्ञ यानी विशेषज्ञ जो इसके लिए अर्हता रखता हो, योग्यता रखता हो, विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने की प्रक्रिया विद्या संबल योजना के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या आपको अर्हता रखनी चाहिए। तो टीजीटी पद के लिए अलग आपको योग्यता रखनी है, पीजीटी के लिए अलग योग्यता रखनी है और जो कॉलेज लेक्चरर के लिए अलग से आपको योग्यता रखनी। तो उन्हीं के संबंध में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें राजस्थान सरकार ने जो जारी नोटिफिकेशन किया उसमें बताया है कि विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। यानी शिक्षण कार्य में शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रिक्त पद ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें जो नियमित जो विद्यार्थी हैं उनको उनके अध्यापन में डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनके कारण ये पद उन्होंने सृजित किया है, विद्या संबल योजना चलाई है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण इनके अध्यापन की जो सुचारू व्यवस्था या इनका अध्यापन जो सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। इनके क्रम में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। इसमें बताया गया है कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा कि कौन से विद्यालय में कितने रिक्त पद हैं और वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये सब निर्धारित किए जाते हैं। जो आपको रेशियो मालूम है, आप सब शिक्षा वर्ग से आज सब जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रेशियो मालूम है कि 1 से 8 तक क्या रेशियो है। तो 1:30 1:35 का जो रेशियो है वो चलता है। तो इनमें रिक्त पदों को देखते हुए उनका आकलन किया जाएगा। इन्हीं पदों में नियमित नियुक्ति होने हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया कोई विलंब को देखते हुए विभाग नियमों को प्रवर्तित अति आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष आरंभ कर सकेगा। यानी जो अस्थायी शिक्षक हैं उनको नियुक्ति दे सकेगा जब तक भर्ती नहीं हो पा रही है, ताकि जो बच्चों के अध्ययन में, विद्यार्थियों के अध्ययन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो और उनका अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग जो है गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे। तो आपको जो पालन करने वाले जो हैं
उसमें आपकी जो दूसरी गाइडलाइन है उसमें लिख रखा है कि गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। स्वीकृत का मतलब जो रिक्त पद है उसकी जगह आपको नियुक्ति दी जाएगी। उसमें भी आपके अलग अलग फॉर्म लिए जाएंगे। तो वो विभाग जिसमें जिन्होंने भी कोई सचिव है या फिर राजस्थान जो सरकार ने जो भी नियम बना रखे हैं तो उस विभाग के पास जाएगी और अपनी जो भी कोई परसेंटेज बेस पर है या फिर आपकी जो किसी प्रकार की जो योग्यता ये जो निर्धारित करते हैं उनके योग्यता के आधार पर ये जो स्वीकृत पद है उसकी पूर्ति की जाएगी। इसी के साथ साथ विभाग का जो मुख्यालय, सभी विभागों का मुख्यालय जो जिलेवार यानी आपका जो भी जिला है वहाँ पर संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का एक नोडल अधिकारी है जो मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी उपलब्ध करवाएगा। यानी हर जिला मुख्यालय पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, उनके मनोनयन किया गया है और वह संस्थावार जो भी अपने जिले में जितने भी जो रिक्त पद हैं उनकी सूचना आगे विभाग को देगा। इसी से संबंधित अपन आगे बात करें कि तीसरे जो आपका इसमें जो आपका रेशो है उसमें बता रखा है कि संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त, इसमें जो सेवानिवृत्त जो टीचर्स हैं उनको भी और निजी विद्यार्थियों यानी जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। चौथा आपका इसमें जो गाइडलाइन है उसमें लिखा रहेगा गेस्ट फैकल्टी की जो चयन प्रक्रिया है वो किस हिसाब से होनी है, इसके लिए आपको क्या अर्हता रखनी है, क्या योग्यता रखनी है। तो उसमें बताएगी कि संस्था प्रधान सीधे अपने स्तर पर संस्था रिक्त पर चल रहे पदों का संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक यानी सेवानिवृत्त जो भी कोई टीचर है या फिर निजी विद्यार्थी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं का परिपत्र वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्ययन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। यानी पहला इसमें जो आपका इसमें दे रखा है कि गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया, पहला चीज़ तो यह है कि संस्था प्रधान को भी ये ऑर्डर दिए गए हैं कि वह अपने बेस पर भी चाहे तो अपने बजट को देखते हुए वह सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी को या निजी अभ्यर्थी को वहाँ वह रख सकता है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। दूसरा इसमें दे रखा है अथवा में, दूसरा ये है इसकी गाइडलाइन में कि जिला स्तरीय समिति के माध्यम से, उसमें क्या होता है कि पहली गाइडलाइन है कि प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी, उसका अध्यक्ष है वो जिला कलेक्टर होगा अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। देखो आपका एक जो दूसरा जो इसका चयन की प्रक्रिया वो जिला समिति करेगी, जिला स्तरीय समिति में आपका जो अध्यक्ष होगा जिला कलेक्टर होगा और उनके द्वारा जो मनोनीत अधिकारी होंगे वो होंगे। और इस समिति के जो सदस्य हैं वो सचिव और संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी और विभागीय नोडल अधिकारी होगा जो वो चयन प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। तीसरा इसमें दे रखा है कि शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पहले 10 या 11 मई को सत्र आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर विद्यालय जो ओपन होता है तब ये उक्त जो रिक्त पद है उनके भरने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें आपका जो संस्था प्रदान भी कर सकता है। जिला स्तरीय समिति पर जिला कलेक्टर है उनके अधीन जो सेवारत कर्मचारी हैं वो तय करेंगे। तो दूसरी गाइडलाइन में लिख रखा है कि शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉक वाइज संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी सभी से फॉर्म भरवाए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में अंक प्राप्तांक यानी जो आपने कितनी परसेंटेज कौन सी एग्जाम में, जैसे 10th है 12th है बीएड है बीए है आपका जो रीट है एम सेंटर की बात करें तो आपका सीटेट है, इस हिसाब से ये न्यूनतम शैक्षिक परीक्षा में प्राप्तांक यानी प्राप्त अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेंगे और वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की जो सेवाएं हैं वो वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता का आधार पर ली जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि आपकी कौन सी क्लास में कितनी परसेंटेज है उसी के आधार पर आपको पद दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपकी रैंक निर्धारित की जाएगी कि आपका गेस्ट फैकल्टी में चयन हुआ है या नहीं। चयन समिति का संबंधित जो विभाग की बात करें तो विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य विद्यार्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा और प्रत्येक रिक्त जो पद है उसके विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। ये पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार और कक्षावार का ध्यान रखा जाएगा। यानी कोई भी पद है उसके लिए 3 विद्यार्थी ने अपने जैसे पहले सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो विद्यार्थी हो गया और वो बाय द वे किसी गवर्नमेंट जॉब लग जाता है या फिर 1 महीने के अंतर्गत या 2 महीने के अंतर्गत वो छोड़ देता है तो फिर दूसरे में जो दूसरे नंबर पर जो विद्यार्थी आ रहा है उसका नंबर लिया जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो
चला जाता है या फिर जॉब लग जाती है तो फिर तीसरा विद्यार्थी आएगा। तो इस हिसाब से यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा और ये पैनल ब्लॉकवार होगा, यानी ब्लॉक वाइज होगा, जिसमें विषयवार और कक्षावार का ध्यान रखा जाएगा। आगे इसमें दे रखा है कि जो गेस्ट फैकल्टी जो पद हैं वो टीजीटी और पीजीटी पद के लिए, जैसे 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, या आपके कॉलेज लेक्चरर है, इनके लिए जो मानदेय की दरें क्या होगी। तो जो इनमें है, पहले जैसे कक्षा 1 से 8 तक की बात करें अपन 3rd ग्रेड टीचर्स की, तृतीय श्रेणी अध्यापक। तो 3rd ग्रेड की बात करें तो इसमें 1 से 8 तक जो टीचर्स पढ़ा रहा है उसको प्रति घंटा मानदेय की बात करें तो मानदेय होगा इनको 300 रुपये दिया जाएगा। और अधिकतम मासिक मानदेय की बात करें तो अधिकतम 21,000 रुपये दिए जाएंगे। और प्रति घंटा जो पीरियड है अपना जो क्लास लगती है तो उसके हिसाब से उसको 300 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेड 2nd की बात करें तो 9 से 10 तक इसमें जो क्लासेज आ गई तो उसमें आपको प्रति घंटा मानदेय 350 रुपये दिया जाएगा। और इसमें आपका अधिकतम जो मासिक वेतन है वो आपको 25,000 निर्धारित किया गया है, इसमें आपका 21,000 निर्धारित किया गया है। इसमें आपको 300 रुपये 1 से 8 और 9 से 10 तक 350 रुपये प्रति आप घंटा, यानी जो आपका जो आप लेक्चर दे रहे हो उसके लिए। 1st ग्रेड की बात करिए तो उसमें आपकी क्लास 11 व 12 के लिए प्रति घंटा आपको 400 रुपये दिए जाएंगे। और अधिकतम आपका जो मासिक जो मानदेय है वो 30,000 रुपये निर्धारित किया गया है। बात करिए आगे अनुदेशक की, अनुदेशक को 300 रुपये दिए जाएंगे प्रति घंटा और प्रयोगशाला सहायक को भी 300 रुपये। और इसी के लिए भी जो 3rd ग्रेड के लिए है वही 21,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। तो ये इनका जो आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये आगे बताया गया कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या तकनीकी महाविद्यालय या पॉलिटेक्निकल कॉलेज है तो उनके लिए क्या, कौन से पद के लिए कितने जो रुपये निर्धारित किए गए हैं आपका जो पेमेंट। तो इसमें बताया गया है कि आपकी जो प्रति घंटा मानदेय है वो सहायक आचार्य के लिए 800 रुपये और अधिकतम जो मासिक वेतन की बात करें तो 45,000 रुपये। सह आचार्य की बात करें तो प्रति घंटा मानदेय इसका 1,000 रुपये होगा। तो इसका मासिक अधिकतम मासिक वेतन है वो 52,000 रुपये होगा। और आचार्य की बात करें तो इसका जो प्रति घंटा 1,200 रुपये इनको दिए जाएंगे। और अधिकतम मासिक वेतन की बात करें तो 60,000 रुपये इनके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो 6 गाइडलाइन है आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें लिखा है कि गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेशन करते हुए संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और गेस्ट फैकल्टी के कार्य के लिए समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। और जैसे ही आप गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो नौकरी निकलती है और वहाँ कोई भी पद जो रिक्त था वहाँ पर कोई कार्य कर रहा है और वह रिक्त भर गया, जैसे कोई मान लो SST की पोस्ट है वहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हमारी जो भर्ती हुई इसके दौरान एक नया कैंडिडेट आ जाता है तो उसमें फिर क्या होगा कि उस व्यक्ति की जो सेवाएं हैं वो स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी, वो वहाँ से हट जाएगा और नए जो गवर्नमेंट परमानेंट कर्मचारी का वहाँ उसका चयन हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरा आपने वीडियो देखा। जो राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है इनका आपने ध्यानपूर्वक, इनका आपने जो है कि क्या क्या इन्होंने गाइडलाइन निर्धारित किए हैं उनको आपने देखा, पढ़ा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल से ऐसे जुड़ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड ख़ास तौर से रीट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।